चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें हम पढ़ेंगे कि लॉ क्या है, लॉ क्यों बनाया गया है, क्या ज़रूरत है लॉ के सोर्सेज क्या हैं, पावर क्या है लॉ की, या फिर कौन लॉ बनाने की पावर रखता है। और हम पढ़ेंगे कि सीए स्टूडेंट को लॉ की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है। पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि लॉ की नॉलेज क्यों होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि चार्टेड अकाउंटेंट्स विल नीड दिस नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ लॉ बिकॉज it is the first level of contact on many legal matters, and so that we can advise our management and clients on legal matters at a basic level। या फिर हम बोलें तो सीए को लॉ की नॉलेज एंड अवेयरनेस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीए ही फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट होता है लीगल मैटर्स पे अपने क्लाइंट्स के लिए। यानी कि जब भी क्लाइंट्स को या फिर उसके मैनेजमेंट को ज़रूरत होती है लॉ के बारे में जानने की, तो वो सबसे पहले अपने सीए को ही कांटेक्ट करता है और सीए एडवाइस कर पाएंगे अपनी मैनेजमेंट को या फिर अपने क्लाइंट्स को लीगल मैटर्स पे। हिस्ट्री ऑफ लॉ, इसमें इतना पढ़ने का कुछ नहीं है, बस ये कोड ऑफ हम्मुराबी में याद रख लो कि ओल्डेस्ट लॉ इन रिटर्न फॉर्म, और 12 टेबल्स में समझ लो कि फर्स्ट मोर डिटेल्ड लॉ इन एनी सिविलाइजेशन या फिर ऑफ एनी सिविलाइजेशन। कोड ऑफ हम्मुराबी है ओल्डेस्ट लॉ, 12 टेबल्स है फर्स्ट मोस्ट डिटेल्ड लॉ। अभी लॉ होता क्या है? लॉ इज़ अ सेट ऑफ ओब्लिगेशन एंड ड्यूटीज़ imposed by the government for securing welfare and providing justice to society। यानी कि लॉ एक सेट ऑफ ओब्लिगेशन है ड्यूटीज़ का जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है ताकि लोगों का भला कर सके और सोसाइटी को जस्टिस दे सके। An official code that says what people may do or may not do, लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लॉ बताता है। फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। किसी भी और कंट्री से हम कंपेयर करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये डिवाइडेड है 25 पार्ट्स में, कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। ओरिजिनल कॉपी हैंड रिटर्नड, जैसे मेरे नोट्स हैंड रिटर्न है वैसे ही श्री प्रेम बिहारी नारायण रैजादा जी ने इसे हैंड रिटन लिखा था और टुक अराउंड 3 ईयर्स। अब बहुत सारे लॉ के बच्चे बोलेंगे कि इसे 2 साल 11 महीने या 12 महीने ऐसा कुछ एकदम पर्टिकुलर डेट बता देंगे, लेकिन 3 साल बहुत है हमारे जानने के लिए। टुक अराउंड 3 ईयर्स। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 1950। आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले हमें फेडरल कंट्री क्या होती है और यूनिटरी कंट्री क्या होती है वो जानना पड़ेगा। फेडरल कंट्री वो होती है जिसमें पावर को 2 हैंड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन यूनिटरी कंट्री वो होती है जिसमें पावर सिर्फ एक ही हाथ में होती है। अब वो कंट्री पर डिपेंड करता है उसमें क्या है, प्रिंस का राज चल रहा है या फिर किसी प्रेसिडेंट का या फिर किसी प्राइम मिनिस्टर का। तो आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है या फिर इंडिया के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। और स्टेट लेजिस्लेटर कैन मेक लॉज फॉर देयर स्टेट और एनी पार्ट ऑफ देयर स्टेट। यानी कि पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए या फिर इंडिया के किसी पार्ट के लिए बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेटर अपने स्टेट के लिए और अपने स्टेट के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। डेट अब देखो इसमें क्या था, पावर थी एक ही हाथ में यूनिटरी में, लेकिन फेडरल में क्या है, पावर 2 हाथ में है। तो इसलिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर हमारे यहाँ भी 2 हाथ में पावर है। तो डेट्स वाई इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 2 है। ठीक है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 ने अपनी पावर 2 हाथों में डिवाइड कर रखी है। पहला है स्टेट गवर्नमेंट के पास, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब यहाँ पर हमें 3 लिस्ट पढ़नी होती हैं।
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जॉइंट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इन्हें दूसरा नाम भी कह सकते हैं। लिस्ट 1 में सिर्फ वही मैटर्स आते हैं जिसमें लॉ एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट बनाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया से इनकम टैक्स कंटेन्स द मैटर ऑन विच लॉ इज़ एक्सक्लूसिवली मेड बाय द पार्लियामेंट या फिर क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जाम्पल याद रखना, पेपर में आता है इनकम टैक्स। दूसरा है स्टेट लिस्ट और लिस्ट 2, इसमें वही मैटर कंटेन होता है जो कि एक्सक्लूसिवली स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा बनाया जाता है। कंटेन्स द मैटर ऑन विच लॉ इज़ एक्सक्लूसिवली मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर। फॉर एग्जांपल लिकर बैन, जब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में या फिर महाराष्ट्र, पता नहीं किस में हुआ था, लिकर बैन कर दिया गया था। और जॉइंट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 3 कहते हैं इसे। इसमें वो सारे मैटर्स आते हैं जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर दोनों ही पावर रखते हैं लॉ बनाने की, यानी कि कंटेन्स द मैटर ऑन विच बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर हैव पावर टू क्रिएट लॉस। फॉर एग्जाम्पल लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। एग्जाम्पल तीनों में याद रखना, इनकम टैक्स, लिकर बैन और लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। अब देखिए लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या होता है, लॉ बनता कैसे है, लॉ का प्रोसेस क्या होता है उसका बनने का। तो फर्स्ट होती है प्रॉब्लम, जिससे लोग डिमांड करते हैं कि हमें लॉ क्यों चाहिए। फर्स्ट होता है उसका जो भी क्यों चाहिए लॉ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो हमने रेड लाइट का लॉ इसलिए रखा है क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है। अब जब एक्सीडेंट हो रहे थे तो हमने सोचा कि अगर रेड लाइट वाला लॉ ले आएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, एंड वो सक्सेसफुल भी रहा। एक्सीडेंट नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जैसे कंपेयर करें पहले से। तो इसलिए एक प्रॉब्लम होती है जो कि डिमांड कर रही होती है कि लॉ आना चाहिए। सेकेंड स्टेज होता है उसका बिल। एक बिल ड्राफ्ट किया जा सकता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं उस लॉ से रिलेटेड। थर्ड होता है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पब्लिक में, यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में पास करना पड़ता है। सबसे पहले लोकसभा में पास करते हैं, उसके बाद राज्यसभा में पास करते हैं। उसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद हमें मिलता है प्रेसिडेंट का अप्रूवल, यानी कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो लोकसभा और राज्यसभा के बाद, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद भी उसको डिक्लाइन कर सकता है, या तो उसको अप्रूव कर सकता है और उसको डिक्लाइन भी कर सकता है। अगर उसने अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया, उसके बाद वो बन जाता है एक्ट। और एक्ट तब से लागू होता है, और एक्ट मतलब जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो वो बन जाता है एक्ट। और एक्ट ऑफिशियल गैजेटियर में नोटिफाइड होता है, और वो वाला एक्ट तब से एप्लीकेबल होता है जो तारीख ऑफिशियल गैजेटियर ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है, उस तारीख से वो एक्ट लागू होता है, भारत में एप्लीकेबल होता है। अब हैं सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के सोर्सेज क्या हैं। द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और लॉ स्टैट्यूज पता नहीं क्या होता है ये, स्टैट्यूट्स और लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी एक सोर्स है लॉ बनाने का, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली भी एक सोर्स है लॉ बनाने का, और प्रेसिडेंट्स यानी कि केस लॉज और द जुडिशल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कॉमन लॉज, मतलब कि ये कॉमन लॉज भी एक होता है सोर्स। और जो भी कस्टम एंड यूजेस, यानी कि जो सालों से चला आ रहा है, जो प्रथा है, एथिक्स हो गए मान लो, वो भी लॉ होते हैं। यानी कि चार सोर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, केस लॉज, कॉमन लॉज या फिर प्रेसिडेंट्स और जुडिशल डिसीजंस, या फिर कस्टम और यूजेस से जो भी इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, अब
मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया था, लेकिन बुक में ही डेफिनेशन दे रखी है। द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टैट्यूट्स और लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स एंड इन सम केसेस एस्टेब्लिश्ड ऑफ कस्टम एंड यूजेस। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल डिसीजन या फिर केस लॉ या फिर कॉमन लॉ, और जो कस्टम एंड यूसेज जो सालों से चला आ रहा है। अब इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या काम करता है? लॉ बनाने का, जिसमें कौन बनाता है? पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेटर्स वगैरह, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का क्या काम है? वो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंटेशन, जिसके लिए उसने बहुत सारी जिसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी मिनिस्ट्री बना रखी हैं और मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। और जुडिशरी क्या काम करता है? लॉ को इंटरप्रेट करना, यानी कि चेकिंग करना, उसका इंटरप्रेट का मतलब चेकिंग करना फॉर एग्जांपल, या फिर उसको मान लो कि सही से काम कर रहा है कि नहीं वो करना। लॉ मेकिंग करता है लेजिस्लेटिव, लॉ इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, लॉ इंटरप्रिटेशन करता है जुडिशरी। इंटरप्रिटेशन में जुडिशरी सिस्टम है पूरा, जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स आते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है टाइप्स ऑफ लॉ। ये पेपर में हर बार आता है, हमेशा आता है। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये 4 टाइप के क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है पूरा। पहले हम पढ़ते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ इज़ कंसर्न विद द लॉ पर्टेनिंग टू द वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग्स एंड पनिशमेंट फॉर द सेम। समझ नहीं आया, कुछ भी कद्दू हो गया, फिर से पढ़ते हैं। क्रिमिनल लॉ इज़ कंसर्न विद लॉज pertaining to violation of the rule of law or public wrongs and punishment for the same। यानी कि क्रिमिनल लॉ के अंदर किसी भी रूल का वायलेशन, किसी भी टाइप का क्राइम, पब्लिक रॉन्ग एक्सेट्रा आते हैं और उसके लिए पनिशमेंट भी होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मर्डर, रेप, थेफ्ट, चोरी करना, फ्रॉड करना, चीटिंग करना, असॉल्ट करना किसी को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कोई भी क्राइम से रिलेटेड चीज़ आती हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंदर कवर होती हैं। क्रिमिनल लॉ 2 क्रिमिनल लॉ इज़ गवर्नड अंडर आईपीसी और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 आईपीसी के तहत, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973। आईपीसी का नया नाम है भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी का नया नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आईपीसी क्या करता है? डिफाइंस द क्राइम, इट्स नेचर एंड पनिशमेंट। यानी कि ये क्राइम को डिफ़ाइन करता है, उसका नेचर क्या है उसको डिफ़ाइन करता है, और उसके लिए पनिशमेंट क्या होनी चाहिए वो डिसाइड करता है। और ये क्या करता है? डिफाइन द एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स। यानी कि एग्जॉस्टिव प्रोसीजर, यानी कि डिफाइंस एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम। यानी कि क्राइम की जो भी पनिशमेंट है उस पनिशमेंट को कैसे दिया जाएगा, उस पनिशमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, उसको ही डिफाइन करता है कि क्राइम की सज़ा कैसे सुनाई जाएगी। ये हो गया क्लियर। एंड उसके बाद आ जाता है सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ इज़ कंसर्न विद मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब भी किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो वो सिविल लॉ के अंदर आते हैं। सिविल लॉ इज़ कंसर्न विद मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या था? क्राइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आती हैं, लेकिन इसमें क्या है, कभी भी किसी कंपनी, किसी इंडिविजुअल या फिर उन सब के बीच में हो जाता है तो आता है इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं।